टाइप की चीजें जहां पर सारे लोगों को देखते हुए युवा वर्ग, मध्यम वर्ग, सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड लोग, जॉबलेस लोग, उनको ध्यान करते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे काम किया जा सकता है और हमारे स्टॉक मार्केट इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा रिएक्शन। अल्टीमेटली बजट का मतलब है कि एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बाजार बनाना जहां खरीद फरोख्त, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब एक जगह प्रॉपर वे से हो पाए, संचालित हो पाए, एक ऐसे मार्केट को डेवलप करना। क्या राजस्थान के पूर्ण बजट पर उसी पर फोकस किया गया है? क्योंकि डॉक्टर्स की मीटिंग तो ली गई, लेकिन अगर जिस तरह बताया जा रहा है कि अपने ही राज्य में वो चीज मौजूद है और उसको देखने की जरूरत है, और वहां पर अगर अच्छे तरीके से, सही तरीके से फंड अगर एलोकेट हो जाए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है उस राज्य को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए। आशुतोष जी। बिल्कुल श्रुति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास, इस राजस्थान के पास इतने संसाधन हैं, चाहे वो नेचुरल संसाधनों की बात हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात हो, कि अगर हम उसको सही ढंग से प्लानिंग के साथ में इंप्लीमेंट करें तो हर सेक्टर में हमारे पास स्कोप है। और कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज तो बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं, तमाम आईएएस बैठे हुए हैं, तमाम थिंक टैंक बैठे हुए बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन उनके इंप्लीमेंटेशन पर फोकस नहीं करते। और इंप्लीमेंटेशन में रियल फीडबैक आपको एक पॉलिटिशियन दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन भी आपको देखना पड़ेगा। सरकारी तंत्र में जितना ब्यूरोक्रेसी का रोल है उतना ही नेताओं का रोल है। और उसी तरह बजट में भी सरकार को तमाम यह चीजें देखनी पड़ेंगी जो आईएएस लेवल पर देखी जा सकती हैं कि किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, और पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट अगर आप उसमें करें तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके साथ में कैसे प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका रोड मैप तैयार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज 11 बजे जो दिया कुमारी बजट पेश करेंगी उसमें एक ऐसा रोड मैप होगा जो राजस्थान को, ठीक है, इसके आगे हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन आशुतोष जी आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच में बड़ी खबर आपको यह आ रही है कि रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। जी हां, बता दें कि रशिया दौरे पर 2 दिन के दौरे पर रशिया गए हुए थे और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, से उनको सम्मानित किया है। और इसी सम्मान पर ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पीएम मोदी का अतुलनीय योगदान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस तरह से इस शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए बात कही है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान विश्व में नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है। सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया जाना हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल है। मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्हें प्रदान किया गया ये सम्मान विश्व में नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है। मोदी जी न सिर्फ भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उनका योगदान अतुलनीय है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री जी की छवि सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्हें दुनिया के कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया है। इसके अतिरिक्त चलिए अब लगातार, क्योंकि हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं और आपरो बजट पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 11 बजे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्या किसके लिए खास होने जा रहा है। लेकिन मदन प्रजापति जी, बिल्कुल बात सही कही गई है लोगों के द्वारा, जो हमारे संवाददाता ने रिएक्शन लिया, कि बजट जब भी आता है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य बजट हो, जो मध्यम वर्ग है उसको राहत कम मिलती है। अब क्योंकि टैक्स स्लैब की बात आई तो अभी केंद्र सरकार का बजट आना बाकी है। फिलहाल इसमें देखना होगा कि क्या उसको टच करके इस बजट में जाया जाता है या नहीं। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ होने वाला है आज, क्योंकि लोअर तबके को हम विशेष फोकस करते हैं या फिर सोसाइटी के एकदम टॉप को? मदन जी। देखिए श्रुति जी, मैंने प्रारंभ में ही कहा है और पिछले 6 महीने में भी देखने को यही मिला है कि ये सरकार जो बनी है ये अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए बनी है। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने की हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ये सारी सरकारें कहती है कि हम जनता की सरकार है। मैं उसी का उदाहरण
आप अगर सुनेंगे श्रुति जी, तो मैं आपको 10 बताऊंगा। इसी का उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पिछली सरकार का युवाओं का अगर मैं मैटर दूं तो उनका काम था अटकाने, भटकाने, लटकाने और सिर्फ घोषणाएं करना। वो घोषणाएं कर देते थे और किसी ना किसी कमी में छोड़ते हुए वो न्यायालय में जाके अटक जाती थी। कुछ ना कुछ कमी के कारण युवाओं को उसमें सब्र करना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार के अंदर आने वाले टाइम में 17,000 पदों की भर्ती की जाएगी और प्रत्येक संभाग मुख्यालय पे युवा मुख्यालय खोले जाएंगे, युवा साथी मुख्यालय खोले जाएंगे। प्रत्येक संभाग केंद्र के ऊपर रोजगार मेले लगाए जाएंगे। मैं बात करूं किसान की, तो किसान के लिए राजस्थान के अंदर राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में मोटे अनाज को महत्व दिया जाएगा, जिससे बाजरा और मक्का की पैदावार के लिए 12 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मैं बात करूं राजस्थान के गौपालन और पशुपालनों की बात, तो किसान क्रेडिट कार्ड की तरीके से ही गौपालन क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाएगी। मैं बात करूं महिलाओं की, तो 2,80,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम। ठीक है मदन जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन एक रिएक्शन मैं संदीप जी से जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जिस तरह से अभी बताया गया बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा, मदन जी के द्वारा, हर एक वर्ग को फोकस किया गया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मोटे अनाज की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। संदीप जी। मैम फोकस तो करना ही चाहिए, प्रमोट करना ही चाहिए। एक पॉइंट ऐसा देना चाहूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कहीं पे भी किसी भी चीज के डेवलपमेंट, ये जो कंप्लायंस का पार्ट है वो गवर्नमेंट के पार्ट पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग जो होना चाहिए था, जिसकी हमेशा चर्चा रही है, उस ईज ऑफ डूइंग में प्रैक्टिकली बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर वो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाए, वो चीजें थोड़ी सी मतलब इन प्रैक्टिस, इन पार्लेंस, वो एक इजी मोड पे हो जाए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फटाफट क्लियरेंस हो सकती है, बढ़िया काम हो सकता है। और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है लोगों को समझना भी। मुझे लगता है इस बात की लोगों को समझ भी नहीं है इज ऑफ डूइंग की, स्टार्टअप्स को लेकर, क्योंकि अब जो सोसाइटी का, जो समाज का रुख है वो स्टार्टअप्स की तरफ है। संदीप जी, मैं चाहती हूं उस पे आप क्या बजट में देख रहे हैं, और साथ ही एमएसएमई को लेकर भी, एमएसएमई सेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। संदीप जी। मैम सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कोर ऑफ द इकोनॉमी है। अगर इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जाए तो इसमें, जैसे मैंने सबसे पहले फर्स्ट बात यही बोली कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ टैग लगाया स्टार्टअप, और अगर फंड किसी भी कंपनी को दिया गया, दैट इज नॉट एन एक्चुअल सेंस कि भाई हमने एक स्टार्टअप किया है। आपको उसका प्रोसेस और आपको उसकी प्रोफाइलिंग पूरी अच्छे से देखनी पड़ेगी, बिकॉज एक बहुत बड़ा पैसा उस रिस्क में जा रहा है कि जहां पर आप एक नई चीज के लिए ट्रायल कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर सिर्फ पैसा इधर से उधर होना ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम्स, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो स्टार्टअप्स और एमएसएमई में फोकस होना बहुत जरूरी है। उसकी जो पॉलिसी है, उनके सेशंस होने चाहिए मैम, पब्लिक को समझाने के लिए कि स्टार्टअप्स होता कैसे, स्टार्टअप्स है किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए। जिस किसी के पास नई आइडिया हो, जिस किसी के पास एक बिजनेस प्लान हो, वो अपने आप को आगे बढ़ाए। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आज की डेट में बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर आज हमें भी उतनी नहीं है। उसका रीजन यही है क्योंकि पॉलिसीज जो बनी हुई है या सिस्टम जो है वो इतने इजी नहीं है जैसा कहा गया है। तो अगर वो